नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ISPCS अकेडमी में। मैं हूं आपका एजुकेटर मयंक मिश्रा और हमारी जो पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है तो उसमें आज का जो हमारा टॉपिक है तो वो टॉपिक है संघीय व्यवस्था। यानी कि आज हम लोग फेडरल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि ये संघीय व्यवस्था क्या है। हमारे देश में जो संविधान निर्माताओं ने जो इसको अपनाया है तो इसमें क्या क्या इसकी अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या इसकी बुराइयाँ हैं। तो आज हम लोग जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे और क्यों अपनाई गई ये भी हम लोग देखेंगे और क्या किन किन देशों में, अन्य देशों में क्या क्या प्रावधान है इसको लेकर के। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि राजनीतिक शास्त्रियों ने राष्ट्रीय सरकार, ठीक है, जो राजनीतिक पॉलिटिकल जो विद्वान होते हैं तो उन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय सरकार एवं क्षेत्रीय सरकारों के संबंधों की प्रकृति के आधार पर सरकारों को दो भागों में बांटा है। ठीक है, कोई भी देश है, कोई भी जो लोकतांत्रिक देश है वहाँ पे दो तरीके की सरकारें कार्य करती हैं। तो जो दो तरीके की होती हैं तो उनको दो भागों में बांटा गया। तो कौन कौन सी है, देखिए, एक होती है एकल, दूसरी होती है संघीय। ठीक है, तो एकल और संघीय में वर्गीकृत किया है। अगर हम लोग परिभाषा की बात करें तो चलिए हम लोग परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा के अनुसार जो है एकल या एकात्मक सरकार कौन सी है, ये वह है कि जिसमें समस्त शक्तियाँ एवं कार्य जो है केंद्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार में निहित होती हैं। ठीक है, जो एकल या एकात्मक सरकार, देखिए दो कार्य प्रणालियाँ होती हैं। देखिए, एक तो हो गई एकल प्रणाली, दूसरी होती है संघीय प्रणाली। तो जो भी लोकतांत्रिक देश हैं तो उनमें यही दो जो प्रणालियाँ हैं कार्य करती हैं। तो बात हम लोग एकल प्रणाली कर रहे थे तो एकल प्रणाली में क्या होता है कि जो समस्त शक्तियाँ होती हैं वो या तो वो केंद्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार में निहित होती हैं। और अगर हम लोग संघीय सरकार देखते हैं तो संघीय सरकार में क्या होता है, संघीय सरकार में होता है कि जिसमें शक्तियां संविधान के द्वारा, इसमें क्या होता है कि संविधान के द्वारा केंद्र सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार में विभाजित होती हैं और दोनों अपने अधिकार क्षेत्रों का प्रयोग स्वतंत्रतापूर्वक कर देते हैं। देखिए, अगर बात हम लोग संघीय सरकार की करें तो संघीय सरकार जब भी कभी आपके एग्जाम में आए तो संघीय सरकार का मतलब कि आप सीधा सीधा समझ लेना कि वहाँ पे उस देश में एक से ज़्यादा सरकार हैं। देखिए, अपने यहाँ पर संघीय सरकार है तो मतलब संघीय शासन व्यवस्था है। तो इसमें क्या है, केंद्र के स्तर पर अलग सरकार है, ठीक है, राज्य के स्तर पर अलग सरकार है। जहाँ पे कई सरकारें काम करें एक साथ में तो आप लोग समझ आना कि वहाँ पर जो है संघीय प्रणाली चल रही है। और एकल प्रणाली में क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है कि सेंटर में ही पावर होती है। अगर वो जो है अपने हिसाब से जो है नीचे लेवल पर सरकार बना भी सकती है, नहीं भी बना सकती है, ये उसके ऊपर डिपेंड होता है। सारी की सारी जो भी शक्ति होती है वो सेंट्रल लेवल पे ही होती है उसके हाथ में। और जहाँ पर एक से ज़्यादा सरकारें उपस्थित हों, सेंटर पे हो गई और स्टेट में हो गई, तो वहाँ पे क्या होता है, संघीय प्रणाली होती है। और संघीय प्रणाली की बात हम लोग कर लें कि तो संघीय जो शासन होता है वो दो तरीके का होता है। जो संघ हम लोग बनाया जाता है संघ, तो वो दो तरीके का होता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि एक तो क्या होता है कि जहाँ पे कई राज्य हैं, ठीक है, कई राज्यों को मिलकर एक संघ बन गया, ठीक है, तो वो भी एक संघीय प्रणाली के अंतर्गत आएगा। जैसे कि अमेरिका में क्या था, स्टेट बटे हुए थे तो वो जो सारे स्टेट थे उन्होंने समझौता किया और मिलकर एक संघ बना लिया। दूसरी तरफ क्या होता है कि एक बड़ा राज्य है और उसको जो है बांट करके छोटे छोटे भागों में बांट करके वो भी एक तरीके का संघ बन गया कहीं ना कहीं। तो संघ का मतलब यही है कि किसी चीज़ का समूह। तो समूह का मतलब सीधा सीधा होता है कि उसमें कई लोग पर्टिकुलर ऐड हैं। तो दो तरीके का होता है, एक तो हम लोग जो कहते हैं कि जो है कुछ टुकड़े मिलकर एक बड़ा संघ बना सकते हैं या बड़ा टुकड़ा छोटा होकर संघ बना सकता है। तो समूह की बात इसमें संघ में की गई है। ठीक है, अगर पहले संघ की बात करें तो जो सबसे पहला संघ कहाँ पर बना था, तो वो बना था USA में। ठीक है, सबसे पहले जो संघीय प्रणाली कहाँ पर अपनाई गई थी, USA में अपनाई गई थी। जो वहाँ पर अमेरिका की जब क्रांति हुई थी वही 1775-83 के लगभग हुई थी। तो वहाँ पर जो है संघीय व्यवस्था, उसके बाद से जो है क्रांति होने के बाद में जो है अमेरिका जो है संघ बन गया था। तो उसमें क्या था कि मूल रूप से 13 राज्य थे, बाद में जो है उसको बढ़कर वो 50 भी हो गए। तो जो स्टेट थे उन्होंने समझौता कर लिया था कि हम सब लोग मिलकर एक जो है संघ बनाएंगे, जो उसी संघ का परिणाम निकला संयुक्त राज्य अमेरिका। और इसी तरीके का अगर दूसरा एग्जांपल लें, एक ये तो हम लोगों ने देख लिया कि स्टेट जो है मिलकर बने थे,
वही अगर हम अब एक देखें कि बड़ा स्टेट, अब बड़ा स्टेट में हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं कनाडा का। तो कनाडा में क्या हुआ था, कनाडा में जो है टोटल जो है कनाडा में टोटल उस समय जो थे कि अगर हम देखें तो टोटल स्टेट उसमें थे 10 प्रांत थे उसमें, टोटल उसमें 10 प्रांत थे। और 10 प्रांतों को जो है मूल रूप नहीं, उसमें थे मूल रूप से 4 प्रांत, ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ होगी। देखिए मूल रूप से वहाँ पे 4 प्रांत थे और इनको तोड़कर इनको बांट दिया गया 10 भागों में। तो हम लोगों ने देख लिया कि छोटे छोटे राज्य मिलकर जो है उन लोगों ने एक समूह बनाया जिससे बन गया संयुक्त राज्य अमेरिका। और यहाँ पर क्या हुआ कि बड़े 4 स्टेट थे तो उनको मतलब कि छोटा करके 10 राज्य बना दिए, तो यहाँ पर भी एक समूह बन गया। तो दोनों ही जगह संघीय प्रणाली है, लेकिन दोनों में अंतर है, वो अमेरिका और कनाडा में, ये भी हम लोग देखेंगे। तो क्या होता है कि आगे देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन सी प्रणाली है। चलिए एक बार ये भी हम लोग देख लेते हैं। बात करें ब्रिटेन हो गया, फ्रांस, जापान, चीन, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन आदि में सरकार का एकात्मक स्वरूप है। तो एकात्मक स्वरूप की बात करें तो कहाँ कहाँ पर है, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, जब इन देशों में जो है एकात्मक है। और संघीय व्यवस्था कहाँ कहाँ पर है, अमेरिका हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गई, कनाडा, रूस, ब्राज़ील, अर्जेंटीना आदि में जो है सरकार का संघीय मॉडल है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि किस देश में कौन सी प्रणाली चल रही है, तो ये भी आपको फैक्ट याद रखने हैं। और जो हमारा जो आज का लेक्चर है ये आपके मेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इससे मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। देखिए कल एक स्टूडेंट ने कमेंट की थी कि सर क्या इसी तरीके से मेंस में लिखा जा सकता है। देखिए बिल्कुल लिखा जा सकता है, वो तो आपके क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप जो है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपसे देखिए मोस्टली अब जो है अगर बात स्टेट पीसीएस की करें तो स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट पूछ भी लिया जाता है क्वेश्चन, जैसे कि ये मैंने अगला आपका जो अगला मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, जैसे कि संविधान की संघीय विशेषताएं क्या हैं, आलोचनात्मक मूल्यांकन के लिए, तो ये सीधा सीधा स्टेट पीसीएस में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लेकिन अगर बात यूपीएससी की करें तो वहाँ पे 2-4 चीज़ों को मिला के फिर एनालिटिकल जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वहाँ पर आप सिर्फ सीधा सीधा नहीं लिख सकते हैं, उसमें आपको कई चीज़ें मिक्स करनी होती हैं। वो क्वेश्चन की जिस तरीके से रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके से आपको आंसर लिखना पड़ेगा। देखिए वो भी आपको मैं लेक्चर उसके भी लेके आऊँगा कि आपको किस तरीके से आंसर लिखने हैं, कौन सा पॉइंट कहाँ पे लिखना है। तो ये आने वाले समय में आपको ये भी जानकारी दी जाएगी हमारे जो चैनल के साथ में। अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको आंसर राइटिंग में भी दिक्कत नहीं होगी। तो आगे आने वाले दिनों में आंसर राइटिंग में मैं आपको करवाऊंगा, तो किस तरीके से किस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारे संविधान निर्माता थे तो उन्होंने जो हमारी जो संघीय व्यवस्था है इसको क्यों अपनाया। तो उन्होंने मतलब क्या तर्क ऐसे दिए हैं कि जो है इसके पक्ष में उन्होंने क्या तर्क दिए, आप इनको नोट कर लीजिए। आपके क्वेश्चन मेंस में आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान निर्माताओं के मन में क्या था कि उन्होंने संघीय प्रणाली क्यों अपनाई, एकात्मक सरकार क्यों नहीं अपनाई। तो 2-3 तर्क जो हैं वो मैं आपको यहाँ पे बना देता हूँ। तो उन्होंने ये तर्क दिया कि हमारा जो देश है इसका जो है आकार बहुत ही बड़ा है, यानी कि बृहत है, और सामाजिक सांस्कृतिक यहाँ पे विविधता पाई जाती है। क्षेत्रीय स्वायत्तता को बरकरार रखने के लिए जो है संघीय प्रणाली आवश्यक है। और उन्होंने कहा इससे क्या होगा कि राष्ट्रीय एकता भी कहीं ना कहीं मजबूत होगी। तो ये 2-3 तर्क उन्होंने दिए जो आपको एकदम पॉइंट मतलब कि दिमाग में ही रखने हैं, बाई चांस इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो क्वेश्चन में आप इसको लिख देंगे तो आपको आपके आंसर मतलब कि आपके आंसर में आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। और बात करें कि जो अमेरिका का संविधान है, वो अमेरिका की जो संघीय प्रणाली है और भारत की जो संघीय प्रणाली है, इसमें क्या क्या 1-2 डिफरेंस है वो भी मैं आपको यहाँ पे देखिए। अमेरिका का जो संघीय प्रणाली है तो उसमें क्या हुआ था कि अमेरिका जो संघ बना, ठीक है, तो वो क्या था कि जो स्टेट थे तो उन लोगों ने मिलके, जितने भी स्टेट थे तो उन्होंने मिलके एक समझौता, वो जो है एक समझौते का परिणाम था क्योंकि और वहाँ पे जो स्टेट थे उनको अलग होने का भी उनके पास में ऑप्शन था कि वो जब चाहें तो इस संघ से निकल भी सकते हैं। और क्या था कि जो अपना जो भारत है तो यहाँ पे भारत जो है एक समझौते का परिणाम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो उस समय जो प्रांत थे तो उनको विलयीकरण किया गया, तो उनके विलय पत्र पर हस्ताक्षर लिए गए थे और जिसमें ये शर्त थी कि आप कभी भी भारत जो राज्य बनेगा तो उससे आप अलग नहीं हो सकते। तो ये डिफरेंस हो गया। और हमने अगर जो संघीय व्यवस्था कहाँ पे ली
संघीय व्यवस्था ली कहाँ से है, ठीक है, ये भी आपसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है और फैक्ट के रूप में वनडे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो हमारी जो व्यवस्था है वो कनाडा के आधार पर ली गई है, ठीक है। जो कनाडा है तो वहाँ पे जिस तरीके की व्यवस्था चल रही है संघीय व्यवस्था, तो उस तरीके को हमने अपनाया है। तो कनाडा में जो दो तीन पॉइंट हैं कनाडा से रिलेटेड, वो भी देख लीजिए। जैसे कि इसका निर्माण होने का तरीका, तो निर्माण होने का तरीका भी सेम है। देखिए जो कनाडा था वो भी एक मतलब कि 4 जो थे उस समय 4 स्टेट थे, उसके बाद में वो 10 स्टेटों में बट गया, ठीक है। और ऐसा ही भारत था, भारत भी उस समय जो है प्रांतों की संख्या कम थी और बाद में जो राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा जो राज्य बटे गए हमारे, बाद में राज्य बनाए गए, तो उनकी संख्या बढ़ गई। स्टार्टिंग में कम थी, उसके बाद में बढ़ गई। तो कहीं ना कहीं ये विखंडन, एक तरीके का विखंडन दर्शाता है कि जो इसके मतलब कि टुकड़े कहना तो ठीक नहीं हुआ, कि मतलब कि विखंडन कर दिया गया, छोटे छोटे पार्टों में इसको डिवाइड करके जो है उसके बाद में ये संघ बना। और क्या है इसमें, क्या है कि कनाडा के संघीय व्यवस्था में कि जो है केंद्रीकरण की प्रवृत्ति यहाँ पे मिलती है, कि जो राज्य की तुलना में जो है केंद्र जो है ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो ये जो है कनाडा से सिमिलरिटी है। अब हम लोग बात करेंगे कि संविधान की संघीय विशेषताएं। देखिए यहाँ पे मेंस के क्वेश्चन आपसे पीसीएस में आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे संविधान की जो संघीय व्यवस्था है हमारे देश की, तो उसकी क्या विशेषताएं और उसके क्या गुण है, क्या दोष है इसमें, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो हम लोग उस क्वेश्चन को आसानी से करने के लिए तो उसकी विशेषताएं चलिए देखते हैं। पहली विशेषता क्या है कि द्वैध राज पद्धति। द्वैध राज पद्धति यानी कि केंद्र एवं राज्य स्तर पर सरकारें अलग अलग काम करेंगी, ठीक है। दूसरा क्या इसकी विशेषता है, लिखित संविधान। हमारा जो संविधान है वो लिखित है, ठीक है। और तीसरी विशेषता यहाँ पर शक्तियों का विभाजन है, स्पष्ट रूप से विभाजन है। केंद्र के पास जो हमारी अनुसूची दी गई है, अनुसूची 7 में जो है शक्तियों का विभाजन किया गया है, कौन सी शक्ति केंद्र के पास में रहेगी, कौन सी राज्य के पास में रहेगी, तो शक्तियों का विभाजन भी इसकी विशेषता है। संविधान की सर्वोच्चता, हमारे यहाँ पर क्या है, संविधान सर्वोच्च है, ठीक है। और वहाँ पे अगर हम लोग एकल अगर प्रणाली में देखें तो ब्रिटेन में क्या होता है कि वहाँ पे संसद जो है सर्वोच्च है, ना कि संविधान। और संविधान की संघीय विशेषताएं और क्या कहें कि कठोर संविधान होता है। कठोर संविधान का मतलब सीधा सीधा वही होता है कि अगर ऐसा संविधान जिसमें संशोधन की प्रक्रिया कठिन हो तो हम लोग उसको बोलेंगे कठोर संविधान। तो ये भी उसकी एक विशेषता हो गई। और बात करें कि स्वतंत्र न्यायपालिका, यहाँ पे जो न्यायपालिका है वो जो है स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, ना कि उसमें जो है पॉलिटिकल पार्टी कोई हस्तक्षेप नहीं करती, ना ही उसके ऊपर और किसी का प्रभाव पड़ता है। तो हमारे यहाँ पे जो न्यायपालिका दी गई है वो एकदम स्वतंत्र दी गई है। और क्या विशेषताएं, द्विसदनीय विधायिका। तो जो संघीय प्रणाली होती है वहाँ पर द्विसदनीय विधायिका होती है। जैसे हमारे यहाँ पर है संसद में क्या है, संसद के 2 पार्ट हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो जो 2 पार्ट हैं तो यहाँ पर जो व्यवस्था होगी वो द्विसदनीय होगी। आगे हम लोग बढ़ेंगे। देखिए अब हमारा जो संविधान है तो ये संघीय बोला तो इसको संघीय जाता है, लेकिन इसमें एकात्मक जो है प्रभाव पाया जाता है। तो इसमें क्या है कि अब हम लोग एकात्मक विशेषताएं देख लेते हैं, ठीक है। तो इसकी जो एकात्मक विशेषताएं हैं वो हम लोग अब चर्चा करेंगे। हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो हमारा संविधान है वो एकात्मक है, संघीय व्यवस्था होने के साथ साथ एकात्मक भी है। तो इसमें हम बात करेंगे तो सबसे पहली विशेषता एकात्मक इसमें हमारे संविधान में क्या है कि सशक्त केंद्र। सशक्त केंद्र का मतलब है कि शक्तियों का जो विभाजन है वो केंद्र के पक्ष में है, कहीं ना कहीं राज्यों को कम पावर है और सेंटर को ज़्यादा पावर है। और दूसरा इसकी एकात्मक विशेषता हमारे संविधान की क्या है, राज्य अनश्वर नहीं है, राज्य अनश्वर नहीं है। और अन्य जगह क्या होता है कि अन्य संघों के विपरीत भारत में राज्यों को क्षेत्रीय एकता का अधिकार नहीं है। ऐसा नहीं कि राज्य मिलकर एकता करके कुछ मान लीजिए विद्रोह कर दें या कहें कि हमको इससे निकलना है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होने वाली हैं। और एकात्मक व्यवस्था हमारे संविधान की है, एकल संविधान है। और देखिए ये कंपैरिजन है कहीं ना कहीं, जो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि हमारा जो संविधान है तो संघीय, लेकिन क्या क्या इसमें पॉइंट है इसकी। देखिए ये विशेषताएं हैं, लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे संविधान की जो संघीय व्यवस्था है तो उसकी आलोचना कीजिए, तो ये सारे जो पॉइंट मैंने लिख के रखे ये आप आलोचना के तौर पे भी ये पॉइंट आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो इससे भी आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा, क्योंकि जो भी एकात्मक विशेषताएँ होंगी वो कहीं ना कहीं संघीय जो व्यवस्था है उसके खिलाफ होंगी।
तो अगर हमारे संविधान की संघीय व्यवस्था की अगर आपसे आलोचना पूछी जा रही है तो उसमें ये सारे पॉइंट आप लिख सकते हैं। और अगर हमारे संविधान में अगर पूछ लिया जाएगा कि हमारे संविधान में जो है संघीय व्यवस्था है तो इसमें एकात्मक विशेषताएं भी हैं, तो वो क्या क्या हैं, तो भी आप उनमें यही पॉइंट आप लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि और क्या विशेषताएं हैं। और इस संविधान का लचीलापन देखिए, हमारा संविधान लचीला भी है और कठोर भी है, दोनों तरीके का है। तो लचीला देखिए, संघीय व्यवस्था में क्या होता है कि कठोर होता है, और हमारे यहाँ पर क्या है, कठोर भी है और लचीला भी है। तो कहीं ना कहीं कठोर लचीला मतलब कि कुछ मामलों में हम लोग जो है संशोधन आसानी से कर सकते हैं, कुछ मामलों में कठिनाई होती है संशोधन करने में। तो हमारा जो संविधान है वो मिला जुला है, अंशतः लचीला और अंशतः कठोर दोनों तरीके की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है। लेकिन जबकि संघीय व्यवस्था में क्या होता है कि संविधान का संशोधन कठोर तरीके से होता है, मतलब कठिनाई होती है करने में। अगली विशेषता है कि राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव। तो हमारा जो संविधान है तो इसमें राज्य के प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव है, क्योंकि संघीय प्रणाली जैसे कि अमेरिका में है तो वहाँ पे मान लीजिए कि 50 स्टेट है, टोटल 50 स्टेट है, सबके पास में मान लीजिए 2-2 वोट देने का अधिकार होता है, चाहे वो राज्य जो है छोटा हो या बड़ा हो। लेकिन अपने यहाँ पे क्या है, जो टोटल स्टेट है तो उनके पास में लोकसभा में जो सीटें होती हैं तो कम ज़्यादा हो जाती हैं, वो जनसंख्या के अनुपात में बांटी गई, ना कि पार्टिकुलर स्टेट वाइज बांटी गई हैं। ठीक, तो ये भी आप उसमें लिख सकते हैं। आपातकालीन उपबंध यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, आप हमारे जो एकात्मक विशेषता है कि आपातकाल जब भी लागू होगा तो जो हमारी व्यवस्था हो जाएगी वो एकात्मक व्यवस्था हो जाएगी, सारी पावर जो है सेंटर के हाथ में आ जाएगी। राज्य जो है एक तरीके से राज्य की मशीनरी काम करने बंद कर देती है, तो सारी पावर जो है वो आ जाती है सेंटर के हाथ में। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि और क्या है, और जो है एकल, हमारे संविधान की एकल विशेषता में और क्या जाए, एकल नागरिकता। तो जो संघीय व्यवस्था होती है वहाँ पे क्या, जैसे मान लीजिए यूएसए, तो वहाँ पे क्या है कि स्टेट हो गया और सेंटर दोनों की अलग अलग नागरिकताएं होती हैं, पर्टिकुलर स्टेट का भी नागरिक होगा और अमेरिका का भी नागरिक होगा। लेकिन अपने जो भारत है तो वहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है, यानी कि एकल नागरिकता है, आपके पास सिर्फ भारत की नागरिकता होगी, पर्टिकुलर स्टेट की नहीं होगी। तो ये भी कहीं ना कहीं संघीय व्यवस्था की देखिए ये आलोचनाएं पूछी जाए तब भी ये आप यही लिख सकते हैं, और एकात्मक विशेषताएं पूछी जाए तब भी आप सेम पॉइंट लिखेंगे। और क्या विशेषता है, एकीकृत न्यायपालिका वही है कि हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं, देखिए संघीय व्यवस्था में क्या होता है कि सेंटर के पास में सेंटर का अलग न्यायालय होता है और स्टेट का अलग न्यायालय होता है। न्यायालय का मतलब होता है कि उनके जो कार्य होते हैं वो बटे होते हैं कि सेंटर ये कार्य करेगा और स्टेट ये कार्य करेगा, तो दोनों में जो है बंटवारा होता है कि अपने अपने मामलों को देखेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है कि सेम कार्य जो है सीढ़ी की तरह काम करता है। तो पहले हम लोग जाते हैं लोकल गवर्नमेंट, उसके बाद में हाई कोर्ट, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो मामले बटे हुए नहीं है, एकीकृत न्यायपालिका है। तो आप छोटे लेवल से जाएंगे ऊपर तक जा सकते हैं। और लेकिन संघीय प्रणाली में क्या होता है कि जो न्यायालय होते हैं तो उनका कार्य बटा होता है, सेंट्रल लेवल पर अलग होगा और स्टेट लेवल पर अलग होता है। अगली हम लोग विशेषता देख लेते हैं। एकल विशेषता हमारे संविधान की क्या है कि एकीकृत लेखा जांच मशीनरी। तो हमारा जो कैग होता है वो स्टेट लेवल पे भी काम करता है और सेंट्रल लेवल पे भी काम करता है। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं उसमें। राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार, देखिए जब राज्य सूची पर कानून बनाने की बारी आती है तो वहाँ पर भी संसद हस्तक्षेप कर देती है। किसके द्वारा, जब राज्यसभा अनुमति दे देती है तो उसके बाद में संसद जो है राज्य सूची पर भी विषय बना देती है। तो ये भी कहीं ना कहीं एकल व्यवस्था का जो है एक मूल तत्व माना जाता है। और क्या है कि राज्यपाल की नियुक्ति कर दी जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति करने के बाद में सेंटर की जो है पावर जो है राज्य पर कहीं ना कहीं प्रभाव डालती है। जो राज्य के ऊपर जो राज्यपाल नियुक्त होता है तो वो कहीं ना कहीं सेंटर का ही अधिकारी होता है। हालांकि वो उत्तरदायी नहीं होता सेंटर के प्रति, लेकिन जो है सेंट्रल गवर्नमेंट राज्यपाल की नियुक्ति इसीलिए करती है क्योंकि पर्टिकुलर स्टेट पे उसकी मतलब थोड़ा बहुत प्रभाव बना रहा है। आगे देखते हैं कि एकीकृत निर्वाचन मशीनरी, जो निर्वाचन मशीनरी है वही केंद्र के भी चुनाव जो है हमारे यहाँ पे निर्वाचन आयोग कराता है और राज्य के भी चुनाव जो है निर्वाचन आयोग कराता है। तो ये भी उसमें एक पॉइंट है। और देखते हैं कि राज्यों के विधेयकों पर भी वीटो, तो इसमें क्या होता है कि जो राज्यपाल होता है जो उसके पास में विधेयक जाते हैं विधानमंडल से, तो वो क्या करता है कि राष्ट्रपति के लिए वो कह देगा कि राष्ट्रपति के परामर्श के लिए मैंने इसको रख लिया, तो कहीं ना कहीं ये भी हो जाता है। तो इस मामले में भी हस्तक्षेप हो जाता है। तो हम लोगों ने जो संविधान की एकात्मक विशेषताएं हैं वो हम लोगों ने देख ली,
और जो है संघीय विशेषताएं वो भी हमने अपने संविधान की देख ली। तो उम्मीद है कि आपको संघीय विशेषताएं और एकल विशेषताएं आप लोगों को समझ में आ गई होंगी आसानी से कि संघीय व्यवस्थाएं क्या हैं और उसमें एकात्मक व्यवस्थाएं क्या है। अगर आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के अगर आपसे संघीय विशेषताएं पूछेगा तो आप ये लिख दीजिए, और एकात्मक आलोचनात्मक वर्णन के लिए पूछे तो आप उसमें ये पॉइंट लिख सकते हैं आसानी से क्वेश्चन में। अब जैसे कि यही है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि संघीय व्यवस्था का आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए, तो इस क्वेश्चन में आप क्या क्या लिखेंगे। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसमें हिंट दे रहा हूँ कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। देखिए क्या होता है कि उपरोक्त व्यवस्था से यह स्पष्ट होता है कि भारत का संविधान जो है अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया की तरह एक परंपरागत संघीय व्यवस्था से भिन्न है। ठीक है, सबसे पहले तो आप वही लिखेंगे कि तुलना आप करेंगे कि जहाँ जहाँ संघीय व्यवस्था है तो वहाँ पे जिस तरीके से प्रणाली चल रही है वहाँ वो प्रणाली अपने यहाँ पर नहीं चल रही है, तो उसके क्या क्या रीज़न है और उसमें क्या क्या बदलाव हैं, तो आपको आलोचना में ये लिखने पड़ेंगे। क्या आप उसमें लिखेंगे कि इसमें कई एकात्मक, तो इसमें जो एकात्मक पॉइंट अभी मैंने आपको लिखा है तो आप उसमें मेंशन करिएगा क्वेश्चन में कि जो एकात्मक पॉइंट मैंने लिखा है तो आपको वहाँ पे लिखने पड़ेंगे। तो एकात्मक या गैर संघीय विशेषताएं हैं, तो गैर संघीय और क्या क्या है कि केंद्र के पक्ष में शक्ति का संतुलन अधिक है, जबकि संघीय प्रणाली में जो है शक्ति बराबर होती है सेंट्रल और स्टेट के पास में, तो ये भी आप उसमें मेंशन करेंगे। और क्या करेंगे कि यह संविधान विशेषज्ञों द्वारा भारतीय संविधान के चरित्र को चुनौती देने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो जो शक्ति का संतुलन है तो इसके आधार पर जो है संविधान के निर्माताओं को आप एक तरीके से चुनौती दे सकते हैं कि आप अपनी व्यवस्था को अगर संघीय व्यवस्था कहते हैं तो उसमें ये खामियां हैं, तो इस आधार पर ये हमारा जो संविधान है वो पूर्ण रूप से संघीय नहीं है। तो आप एक नाम याद रखिए, विद्वान है राजनीतिक शास्त्र, जो इनका नाम है केसी वेयर। तो इन्होंने क्या कहा कि जो भारत का हमारा संविधान है तो इन्होंने इसको अर्ध संघीय करार दिया है। तो आप इनका नाम भी आप अपने क्वेश्चन में मेंशन कर सकते हैं। देखिए ये प्रीलिम्स में भी इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने जो है हमारे संविधान को अर्ध संघीय कहा है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। तो हमारी जो संघीय व्यवस्था है, उम्मीद है कि आप लोगों को फेडरल सिस्टम के बारे में नॉलेज हो गई होगी। आपको जो है क्वेश्चन जो आपका आएगा आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। और अगर आप पहली बार चैनल पर हमारे विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरीके के वीडियो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे पॉलिटी की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको स्टार्टिंग से मैंने पॉलिटी के लेक्चर लिए हैं, तो एक एक करके मैंने चैप्टर आपको पढ़ाए हैं, तो जिससे आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही लाभ मिलेगा। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।